नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर 10 बजे में सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आज 6153 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 5 मरीज की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 10.21% पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में आज 4083 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस 30,862 तक पहुंच चुके हैं। रायपुर में सर्वाधिक सबसे ज्यादा केस रायपुर में है, वो है 1859 केस। रायगढ़ की अगर बात करी जाए 949, दुर्ग में 854, कोरबा में 444 नए पॉजिटिव मिले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। आज का क्या कुछ आंकड़ा, क्या कुछ कोरोना अपडेट? देखिए, 4-5 चीजें नोटिस करने लायक है, जिसमें से आजकल भी 6000 के पास में मरीज मिले थे। आज भी 6000 के पास में मरीज मिले हैं, लेकिन कल 65,000 जांच हुई थी, आज 60,000 जांच है। 5,000 जांच में अधिक मरीजों को मिलना ये थोड़ी सी चिंताजनक विषय है। और पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो कल जहां 9.55 थी, आज 10 के पार हो गई है। ये पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा है, ये गंभीर विषय है। इसके साथ साथ जो मौत की कल संख्या थी, लगातार हमने पहले भी कहा था कि अगर ये इस तरह का जो रेशियो कंटिन्यू होता है, अगर कल 7 मौत होती है, आज भी 5 मौत होती है, तो ये भी एक चिंताजनक विषय होता है। और रायगढ़ फिर से, कल दुर्ग जहां दूसरे नंबर पे था रायपुर के बाद में, तो आज रायगढ़ फिर से नंबर 1 हो गया है। आज रायगढ़ में दुर्ग से ज्यादा मामले मिले हैं। ये 4-5 चीजें काफी चिंताजनक विषय है। लेकिन एक अच्छी बात है कि 4000 लोग स्वस्थ होकर 4000 लोग घर वापस आ गए हैं। ये भी एक राहत भरी खबर है। लेकिन चिंताजनक विषय ये है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण दर बढ़ता जा रहा है, मौत की संख्या वो कंटिन्यू हो रही है। तो ऐसे में ये तमाम चीजों पे को काम करना होगा। जी विनय, बिल्कुल। अभी जरूरी ये है कि लापरवाही लोग ना बरते और ज्यादा से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विनय आपका। रुक करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट का, जहां आज मध्य प्रदेश में 4755 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं आज 1020 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,387 पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम जुड़ चुकी है। नीलम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि 24 घंटे में आज कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जानकारी दे, क्या कुछ अपडेट आज का? जी नीलम, सुन पा रही हैं आप हमें? जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है राहत भरी बात है कि कोरोना संक्रमण से एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में रोजाना मौत के आंकड़े 1 से लेकर 3 के बीच में मिल रहे थे। राहत भरी बात जरूर है। और इसके साथ ही अगर हम देख रहे हैं तो तेजी से केस बढ़ रहे हैं, पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है अब भी कम बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज भी जब समीक्षा बैठक ली तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि जो हॉस्पिटलाइजेशन कम है वो उतना ही बना रहे, और जो होम आइसोलेशन वाले मरीज है उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं और उनकी जो निगरानी है वो अच्छे से की जाए। रोजाना उन पर नियमित तौर पर ध्यान दिया जाए कि होम आइसोलेशन में जो मरीज है उनकी स्थिति ठीक रहे और वो हॉस्पिटलाइज ना हो, ऐसी उनकी स्थिति ठीक से बनी रहे। अगर हम संक्रमण दर की बात कर रहे हैं तो संक्रमण दर अब 5.9% पर पहुंच गई है, और रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि इसी तरह यदि केस आगे बढ़ते रहे तो जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में जनवरी के आखिरी से लेकर के फरवरी के पहले तक जो पीक आ सकता है। इसलिए अभी भी बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। जिस तरीके से बढ़ते हुए केस मिल रहे हैं, खासतौर पर राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। जी नीलम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अंबिकापुर में एक महिला डेंटिस्ट कोरोना संक्रमित होने के बाद भी निजी क्लिनिक पर मरीजों का इलाज करती पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर दिया। मामला शहर के गुदरी बाजार चौक में स्थित डेंटल क्लिनिक टूथ फेरी का है।
जहां डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल कोरोना संक्रमित होने के बाद भी अपने निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रही थी। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और चिकित्सा अधिकारी की टीम डेंटल क्लिनिक पहुंची और क्लिनिक को सील कर दिया। वहीं डेंटिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की तैयारी है। दरअसल 13 जनवरी को डॉक्टर प्रज्ञा की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 7 दिन के लिए उन्हें होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए क्लिनिक जाकर कई लोगों की जान को जोखिम में डाला। इतना ही नहीं, क्लिनिक पहुंची प्रशासन की टीम को महिला डॉक्टर ने अपने रसूख की धौंस भी दिखाई। टूथ फेरी डेंटल क्लिनिक है, जिसमें संचालिका मैडम डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल मैडम हैं। उनके द्वारा कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद, स्वयं के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। डॉक्टरों का, मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दोनों दरवाजे सील कर दिए हैं और आगामी आदेश तक न खोले जाने के लिए निर्देशित किए हैं। ग्वालियर में टीनएजर्स के कम वैक्सीनेशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। दरअसल ग्वालियर में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य दूसरे छोटे छोटे जिलों की अपेक्षा काफी पीछे है। यही वजह रही कि लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन कम होने पर सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्वालियर कलेक्टर पर नाराजगी जाहिर की। सीएम की फटकार के बाद कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी और सीएमएचओ को सख्त निर्देश दिए हैं और आगामी 2 दिन में घर घर दस्तक देते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने का आदेश दिया है। बता दें कि जिले में 1,42,000 किशोरों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन अब तक 52% टीनेजर्स को टीका लगाया गया है। कम वैक्सीनेशन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एक अलग ही तर्क दे रहे हैं। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को ज्यादा लापरवाह बता रहे हैं। 15 से 17 के डाटा के आधार पर ये रैंकिंग की गई थी। तो निश्चित तौर पर हम आने वाले 2 दिनों में डोर टू डोर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। स्कूल बंद तो हो गया है, पहले भी 50% स्कूल पे काम कर रहे थे, तो अब हम लोग का डोर टू डोर का नया वो चालू कर दिया है। अभी साहब यही बोल रहे थे कि अपन को बच्चों को जाके घर घर में वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। लाइन लिस्ट तैयार करना है सबसे पहले, उसके बाद डोर टू डोर जाके बच्चों का वैक्सीन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 21 जनवरी है। सरकार की ये कोशिश होगी इस अवधि में 100% किसानों से उनका पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी अवधि को और भी बढ़ाने का विचार किया जाएगा। नया रायपुर में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने बीजेपी नेताओं के समर्थन लेने से इनकार कर दिया। धरना का समर्थन करने पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास को किसानों ने ये कहकर वापस कर दिया कि बीजेपी के 15 साल के शासन में भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। किसानों का कहना है कि अपने आंदोलन में कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसानों के धरने में कांग्रेस नेता ही अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने किसानों की मांग और उनके धरने को अपना समर्थन दिया है। किसानों की प्रमुख मांग है कि सभी अर्जित भूमि में अनुपात में पात्रता अनुसार भूखंड दिया जाए और जिस भूमि का मुआवजा नहीं मिला उस पर 4 गुना मुआवजा मिले। भसाहट से सिटी भूमि को भू अर्जन से मुक्त और संपूर्ण वसाहट का पट्टा दिया जाए। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, बीजेपी नेता किस मुंह से किसानों को समर्थन देने गए थे। किसानों की सारी समस्याएं उनके कार्यकाल की है। उन्होंने कहा किसानों की मांगों को लेकर अफसरों के साथ बातचीत हो रही है। जल्दी धरना समाप्त होगा। डॉक्टर रमन सिंह जी, अनेकों आंदोलन हुआ, जब सत्ता में नहीं थे
किसानों के साथ खड़ा होते थे। बीजेपी के लोग राजधानी ना बने, ज़रूरत नहीं है। सत्ता मिलने के बाद हमारे किसानों के सीने में दाल डला। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल हुकूमत थी। ज़मीन छीनने का काम, समझौता करने का काम, एग्रीमेंट करने का काम और एग्रीमेंट से मुकरने का काम ये तो डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार ने किया था। तो उनको समर्थन, आखिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर के बेचारे क्या करेंगे। वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रायोजित षड्यंत्र है जो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के साथ में खड़ी है, हम इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ पर जानबूझकर राजनीति भी कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को हाईजैक भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 366 करोड़ के भ्रष्टाचार और कथित डायरी के मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षा विभाग में फर्जी डायरी बनी है। जिसके नाम से डायरी बनी है उसने भी ऐसी किसी शिकायत से इनकार किया है। डायरी में कोई तथ्य नहीं है, ये केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, इसलिए उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये भाजपा की साजिश है। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच के लिए निवेदन किया है। 3 पेज की डायरी है, पेपर में छपा है 2 पेज की डायरी है, ये तो अपने आप में। और जिसने, सबसे बड़ी बात है कि जिसके नाम से शिकायत हुआ है वो खुद बोला कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया है। सबका उसमें नाम आया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो इसके लिए हमने मांग की कि इसकी जांच की जाए। इसकी आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को रायपुर में प्रथम एडिशनल सेशन जज लीना अग्रवाल की स्पेशल ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि जीपी सिंह पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकारी वकील ने जीपी सिंह की 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग रखी थी, जिस पर कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड की अनुमति दी। कोरबा के राजाडीहा और चचिया में मुंबई की ठेका कंपनी के कोयला सर्वे पर रोक लगा दी है। डीएफओ के प्रतिवेदन पर सीएमपीडीआई ने रोक लगाने पर सहमति दे दी है, जिसके बाद वन अमले ने सर्वे कर रही निजी कंपनी के उपकरण समेत मशीनों को सील कर दिया है। दरअसल कोयले का सर्वे कर रही थी ये कंपनी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बदसलूकी और मारपीट की शिकायत पिछले दिनों सामने आई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने वन अमले को सर्वे पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। दरअसल सीएमपीडीआई का अनुमान है कि कोरबा रायगढ़ की सीमा में बसे इन गांवों में भारी मात्रा में कोयला है, जिसकी क्वालिटी जानने के लिए सर्वे कराया जा रहा था, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने बीच में इसका विरोध किया और चक्का जाम के विषय में उन्होंने लिख करके हमसे आवेदन किया है और उस पर विचार करते हुए हमने अभी तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत इस सिस्मिक सर्वे को दिया है। सूरजपुर के जयनगर थाना क्षेत्र में एक गल्ला व्यापारी का मैनेजर लगभग 18 लाख रुपए के साथ लापता हो गया। दरअसल गुरुवार को अंबिकापुर निवासी मनोज बंसल सूरजपुर विश्रामपुर इलाके में रुपयों के कलेक्शन के लिए गया था। जानकारी के मुताबिक मैनेजर लगभग 18 लाख रुपए लेकर अंबिकापुर वापस जा रहा था, लेकिन NH 43 के शशिपुर इलाके के पास से लापता हो गया। आज शशिपुर के पास मैनेजर की कार लावारिस हालत में बरामद हुई है। वहीं पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। पुलिस मामला दर्ज कर मैनेजर की तलाश कर रही है। में थाना जयनगर में गोविंद कायम की गई है और उसकी पतासाजी में टीम लगी हुई, पतासाजी की जा रही है। अभी उसमें पतासाजी कर रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो व्यक्ति का मोबाइल बंद था और तब से वो लापता है, तो उसमें हमारी टीम लगी हुई है। सतना में धान खरीदी के नाम पर 21 लाख रुपए की धांधली का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें किसान और पटवारी के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। दरअसल मामला कोठी धान खरीदी केंद्र का है, जहां एक किसान ने पटवारी के साथ मिलीभगत कर खसरे में
वास्तविक जमीन की 157 गुना ज्यादा रकबा दिखाकर 21 लाख की 1100 क्विंटल धान खरीदी केंद्र में बेच दी। मामला सामने आने के बाद धान खरीदी केंद्र प्रबंधक संजय कुमार द्विवेदी की शिकायत पर किसान ब्रजेश सिंह और पटवारी को मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं स्थानीय कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा ने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार चाहे तो फर्जीवाड़ा रोक सकती है, लेकिन सरकार किसानों का हित नहीं चाहती। पटवारी, भू राजस्व, तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा सत्यापित किया गया, उसी आधार पर मैं खरीदी कर लिया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। एफआईआर हुई है वो ब्रजेश सिंह ने लोकल पटवारी के साथ मिलके उसकी जो ज़मीन थी उसका गलत खसरा लिया और अपने को एक बड़े भूमि का स्वामी बताते हुए करीब 1100 क्विंटल धान समिति को विक्रय किए हैं। सारे केस में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किस तरीके से पूरी धोखाधड़ी हुई है। सारे रिकॉर्ड की छानबीन करेंगे, इसमें और भी जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहे तो ये सब पे अंकुश लगा सकती है, पर सरकार को कहीं देखने का समय ही नहीं है और सरकार देखना भी नहीं चाहती है कि हम सबको साथ में मिलके और सरकार से मांग करनी चाहिए कि इसके लिए कुछ ना कुछ काम करे। देखेंगे बिग न्यूज। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। सरकार और प्रशासन के सभी इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज कोरोना के 24,383 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 26,236 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर वापस गए हैं। केरल राज्य में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। यहां आज 16,338 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में आज 3,848 लोगों की रिकवरी हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की बात करें तो संख्या 76,819 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई में आज कोरोना के 11,317 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं 22,073 लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं। मुंबई में कुल संक्रमित मामला है 84,352। अब देखेंगे खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले के मैनपाट में लगभग 3 माह के अंतरकाल के बाद कंडराजा और बरडांड के जंगलों में फिर से आधा दर्जन से अधिक हाथियों का दल विचरण कर रहा है। मेहता पॉइंट और बरघाट समेत अन्य गांव में हाथियों के दल का उत्पात जारी है। हाथियों के हमले से 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं, जबकि कई ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। दोनों घायलों को इलाज के लिए मैनपाट के नर्मदापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथी खून दिस खिसा होस दिस दौड़ा गिर पड़े दौड़ा त्रिस्ती है। कितना टाइम? 1 बजे राती। देश भर में आज मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उत्तर में जहां लोग मकर संक्रांति के रूप में गुड़, तिल और वस्त्रों का दान कर पतंग उड़ाकर इस दिन को खास बनाते हैं, तो वहीं दक्षिण भारत में पोंगल पर्व की शुरुआत आज के दिन से हो जाती है, जो 3 दिनों तक मनाई जाती है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो नई फसल आने की खुशी में इसे लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। भिलाई में भी बड़ी संख्या में बसे उत्तर और दक्षिण भारतीय लोगों ने अपने अपने आस्था विधि से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी में सभी घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे और भगवान सूर्य की उपासना करने के बाद काला तिल, चावल और वस्त्र भी दान किया। और ये त्यौहार हमारे में बहुत महत्व है, 3 दिन का चलता है। आज के दिन स्नान वगैरह का ज़्यादा महत्व है और कल के दिन फिर पितृपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको नए का वस्त्र वगैरह दिखाएंगे और तीसरे दिन इनका समापन होता है।
मकर संक्रांति का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है और सूर्य देवता और शनि देवता, चूँकि मकर संक्रांति में सूर्य जो है शनि के घर में आते हैं, तो इसलिए तिल दान और खिचड़ी दान देने से पितृ और पिता असीम संबंध बनते हैं और अनेक मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान का जो रीति रिवाज है, अय्यप्पा मंदिर का जो रीति रिवाज हम बरसों से चले आ रहा है, उसी रीति रिवाज को पालन करने के लिए 50 अय्यप्पा स्वामी सर पे इरमुड़ी रख के भगवान का घी अभिषेक के लिए आज 18 पवित्र सीढ़ी चढ़े। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। पहली तस्वीर इंदौर से है, जहां मकर संक्रांति सांसद शंकर लालवानी ने गरीब बच्चों के साथ मनाई। बच्चों को निःशुल्क पतंग के साथ तिल और गुड़ के प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान लालवानी ने पतंगबाजी के साथ ही गिल्ली डंडा और सितौलिया और नींबू रस में भाग लिया। दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां मकर संक्रांति पर्व पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। पुजारी ने बताया कि शास्त्रों में उल्लेख है कि पहले महाकाल के दरबार में त्योहार मनाया जाता है और उसके बाद लोग त्योहार मनाते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर भी उज्जैन की है, जहां शिप्रा नदी घाट पर लोगों ने तिल और गुड़ अर्पित किया। मान्यता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर शिप्रा मैया में स्नान कर उसमें तिल गुड़ अर्पित करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।